Today we have come up with the chapter 1 of class 5th, that is food, health and diseases. Before starting the chapter, don't forget to subscribe to the channel and click that bell icon. So in this chapter we will study let us start. To stay healthy one must live in a clean environment. हमें हेल्दी रहने के लिए एक साफ सुथरी जगह पर रहना होता है with fresh air to breathe, clean water to drink and wholesome food to eat. जहाँ पे हमें साफ सुथरी शुद्ध हवा मिले जो हम सांस ले पाए, क्लीन वाटर मिले जो हम पी पाए और अच्छा खाना मिले. Thus our body needs the following to be healthy. हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए? पहला है बैलेंस डाइट, दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज एंड थर्ड वन इज इनफ रेस्ट. फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज अबाउट बैलेंस डाइट. टू रिमेन हेल्दी आवर डाइट मस्ट इंक्लूड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए ऐसी डाइट लेनी चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो सही अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को चाहिए. A diet that contains adequate amount of different nutrients required for the healthy functioning of the body is called the balanced diet. अब ऐसा खाना, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो एक इंसान की बॉडी को हेल्दी रहने के लिए चाहिए होते हैं, हम उसको कहते हैं बैलेंस डाइट. दीज न्यूट्रिएंट्स आर, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रफ एज. अब लेट अस नो मोर अबाउट दीज. हम न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे. पहला आता है प्रोटीन. प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग. आप सुबह सुबह आपको मम्मा कहती हैं, घर वाले कहते हैं कि मिल्क पिया करो. स्पेशली छोटे बच्चों को कहा जाता है कि मिल्क पियो, क्योंकि मिल्क के अंदर होता है प्रोटीन जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, हम ग्रो कर पाते हैं, हमारी बॉडी बढ़ती है. वी नीड न्यू सेल्स टू ग्रो so that they can replace old or damaged ones. हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं जो हर दिन बनते हैं, हर दिन कुछ मरते हैं, हर दिन कुछ बनते हैं. तो हमारी बॉडी में सेल्स बनने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रोटीन्स. Our body needs protein for muscle building and repairing worn out tissues. Milk, pulses, eggs, fish, beans, chicken are rich sources of protein. ये जितने भी मैंने खाने की चीज़ों के नाम लिए उन सब में प्रोटीन्स होता है. नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. दीज कंटेन शुगर एंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली क्या आता है? शुगर और स्टार्च. ब्रेड, राइस, फ्रूट, जूसेस, हनी एंड होल ग्रेन्स आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Our next nutrient is fats. Fats like carbohydrates also provide energy to the body. अब जो फैट्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. This energy can be stored. अब जो फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो हम अपनी बॉडी के अंदर बाद के लिए बचा के रख सकते हैं. Fat also help to keep our body warm. फैट हमारी बॉडी को वार्म रखने के भी काम आता है. घी, ऑयल, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट. अब घी हो गया, ऑयल हो गया, जितनी भी चिकनी चीज़ें होती हैं और ड्राई फ्रूट्स वो आती हैं हमारी फैट्स में. हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स. विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव एपेटाइट एंड इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिसीजेस. अब जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं. हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं वाइट फ्रूट्स खाओ, है ना, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ. अब फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है विटामिन, तो इसलिए वो हमें कहते हैं विटामिन खाओ, क्योंकि विटामिन अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो विटामिन हमें हेल्प करता है कि हम उस बीमारी से लड़ पाएं. फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश एटसेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फिश, इनमें विटामिन्स होता है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज मिनरल्स.
मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। They strengthen the bones and maintain a normal heartbeat. हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग, और हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं। ना ज़्यादा तेज हमारा दिल धड़के, ना कम, नॉर्मल रहे। मिल्क, मीट, egg, fish, fruits and vegetables are rich sources of minerals. Last is roughage. Roughage in some vegetables and fruits helps the body to get rid of undigested food. अब roughage में हमारा आ जाता है एक तो water और fiber. फाइबर मतलब ऐसे फ्रूट्स, ऐसी वेजिटेबल्स जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। Food must be cooked and stored properly to get all the nutrients from it. अब जो हमारा खाना होता है वो अच्छे से पकना चाहिए, उसे हमें अच्छी जगह अच्छे से स्टोर करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में उस फ्रूट और वेजिटेबल के सारे न्यूट्रिएंट्स आ सकें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग। काटने से पहले हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इफ़ वी यूज़ एक्सेस वाटर टू कुक फूड, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करें खाना पकाने के लिए, एंड और थ्रो अवे द एक्सेस वाटर आफ्टर कुकिंग, और खाना बनने के बाद हम एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, उससे क्या होगा? मैनी न्यूट्रिएंट्स इन द फूड गेट लॉस्ट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे अधिकतर फूड में से गुम हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जो भी हमने खाया। Our next topic in this chapter is exercise. All of us must do some physical exercise for our health and fitness. It benefits us in many ways. हम सबको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला है, एक्सरसाइज हेल्प्स टू टोन एंड डेवलप आवर मसल्स। हमारी मसल्स को डेवलप करती है एक्सरसाइज। मसल्स बिकम वीक एंड लूज इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर एक्सरसाइज। हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी और लूज हो जाएंगी अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तभी आप देखते हो जो यंगस्टर्स होते हैं, बड़े बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो जिम जाते हैं। जिम में वो अपनी मसल्स बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, है ना? दे आर कीपिंग देमसेल्फ फिट। व्हेन वी एक्सरसाइज, more blood is taken to our heart and our breathing gets deeper as more air is taken in and let out by the lungs. अब आप देखो, अगर आप रनिंग करके आ रहे हो या एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड अपने अंदर ले रहा है और बॉडी पार्ट्स को भी ज़्यादा ब्लड दे रहा है। हमारी ब्रीदिंग, सांसें भी तेज हो जाती हैं, तो हम ज़्यादा एयर अपने अंदर ले पा रहे हैं। एक्सरसाइज गिव्स आवर बॉडी अ गुड पोस्चर एंड बेटर अपीयरेंस। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का गुड पोस्चर आ जाता है और हम अच्छे दिखने लगते हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, बिल्कुल फिट। Our brain gets extra supply of blood, so our nervous system is also benefited. हमारी जो ब्रेन होती है उसके पास भी ज़्यादा सप्लाई हो जाता है ब्लड का, और जिससे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हेल्दी रहता है। It increases our heart beats and also improves our blood circulation. हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में वो अच्छा रहता है। It increases blood flow to the muscles. मसल्स में भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जा पाता है। आवर जॉइंट बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। हमारे जो जॉइंट्स हैं जैसे घुटनों के जोड़, घुटने, एल्बो, वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। एंड वी फील फ्रेश एंड एक्टिव, और हम फ्रेश फील करते हैं और एक्टिव। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप आर एज इम्पोर्टेंट एज प्लेइंग एंड एक्सरसाइज। रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ज़रूरी है जितना खेलना कूदना। When we work hard, we need to give rest to our body. जब हम अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। And sleeping is the best way to give rest to the body. और सोना is the best way. Sleeping is the best way. हम अपनी बॉडी को क्या करके सबसे ज़्यादा रेस्ट में रख सकते हैं? सोकर। When we sleep, the body system also rest. जब हम सोते हैं हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स रेस्ट पे होते हैं।
only essential functional like breathing, heartbeat go on. जैसे ब्रीथ हो गया, सांस लेना, हार्ट बीट, ये सोते टाइम भी हमारे चलते रहते हैं. आफ्टर रेस्ट एंड स्लीप वी फील फ्रेश. सो के जब आप उठते हो आपको कितना फ्रेश फील होता है. रेस्ट ऑल्सो गिव द बॉडी अ चांस टू रिपेयर एंड वेयर एंड टीयर हेल्प द बॉडी टू ग्रो. नेक्स्ट इन चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिसीजेस. बीमारियां. Diseases are mainly caused by the malfunctioning of an organ, deficiency of some vitamins and minerals or through germs. अब जो diseases होते हैं वो क्यों होते हैं? हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जब अच्छे से काम नहीं करता तब हमें कोई डिसीज हो जाता है, या हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाए, वाइटामिन्स की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, या हमें कोई मच्छर आके काट जाए जो अपने साथ कोई वायरस वगैरह ला रहा है. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. जब हमें डिसीज होता है हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती. When we are sick, जब हम बीमार होते हैं, neither our body nor our mind is at ease. जब हम बीमार होते हैं ना हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है ना हमारा माइंड. Diseases can occur due to many reasons. अब बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिसीजेज होते हैं. सम डिसीजेज लाइक डायबिटीज, आर्थराइटिस आर कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप फंक्शन प्रॉपर्ली. डिसीजेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप्स के डिसीजेज होते हैं, जैसे एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज. ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिसीजेस. अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो होते हैं ऐसे डिसीज, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे बंदे में फैलती नहीं. और कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाती है. जैसे है हमारा अभी चल रहा है कोरोना वायरस, वो हमारा कम्युनिकेबल डिसीज है. अगर हमारी फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है, कोविड-19 हुआ है, हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमें भी हो जाता है. हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में. Diseases which spread from a sick to a healthy person through direct or indirect contact are called communicable diseases. Diseases ऐसी बीमारियां जो स्प्रेड होती है बीमार पर्सन से एक सही ठीक ठाक पर्सन में, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. They are spread by microbes or germs called pathogens. ये जो communicable disease होते हैं ये फैलते हैं जर्म्स की हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से, जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस. Microbes and germs can be classified as. अब कितने टाइप के germs होते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस. Germs enter the body of a person through the nose or mouth or with food and water. अब जो ये germs होते हैं हमारी पर्सन की बॉडी पे या तो माउथ से बॉडी के अंदर चले जाते हैं या नोज से, जब हम कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं. They spread through coughing, खांसने से, spitting and sneezing. They can also enter the body through cuts in the skin. Bacteria cause diseases like. बैक्टीरिया से हमें कौन कौन से डिसीजेस होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया एटसेट्रा. प्रोटोजोआ से हमें कौन कौन से डिसीजेस होते हैं? मलेरिया, एमोबिक डाइसेंट्री. वायरस से हमें कौन कौन से डिसीज होते हैं? कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स. अब है हमारा हाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड. अब फॉलोइंग आर द वेज इन विच कम्युनिकेबल डिसीजेस आर स्प्रेड. जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो फैलते कैसे हैं? पहला है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. इन्फेक्टेड फूड से या फिर पानी से. डिसीजेस लाइक टाइफाइड, क्लोरेला, डायरिया, पोलियो एंड जॉन्डिस एक्सेट्रा spread by eating infected food and drinking impure water. Flies and cockroaches carry germs and contaminate our handling food and water with dirty hand and lack of sanitization are the main causes of contamination of food and water. अब अगर हम खाना खा रहे हैं, बीच में हमने अपने फेस को हाथ लगाया, हमने नीचे ज़मीन को हाथ लगाया, रिमोट को हाथ लगाया टीवी के, और उस रिमोट पे थोड़ी देर पहले कोई मच्छर बैठा था, तो हम उसी हाथ से खाना खा लेंगे तो हमारी बॉडी में जर्म्स चले जाएंगे. अब हमने कोई फ्रूट वेजिटेबल बहुत देर पहले काट के रख दी, उसे ढका नहीं, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे
और फिर हमारा फूड कंटेमिनेट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैल सकती हैं। दूसरा तरीका है थ्रू इंसेक्ट्स की हेल्प से। डिसीजेस लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड काला अजहर आर कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंडफ्लाइज। अब ये जैसे मलेरिया हो जाता है लोगों को, काला फीवर जिसको हम पीलिया कहते हैं, डेंगू हो जाता है, ये हमारा इंसेक्ट्स करते हैं, मच्छर। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ कैरिड बाय अ फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। अब किसी को अगर मलेरिया हो तो आप समझ जाना कि उसको किसी फीमेल मच्छर ने काटा है, मेल ने नहीं, फीमेल मच्छर होती है जिसका नाम होता है एनोफिलीज मॉस्किटो। When the mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood, causing some diseases spread through insect. अब अगर एक मच्छर है, उसने ऐसे इंसान को काटा जिसे मलेरिया था, और उसी मच्छर ने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया जिसको मलेरिया नहीं था, तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा। In 1994, a large number of people in parts of Gujarat and Maharashtra suffered from plague. Plague एक तरह की बीमारी है caused by the bites of rat fleas. Similarly, dengue fever is quite widespread. It is transmitted to a person by the bite of an Aedes mosquito that is infected with a dengue fever. ये सारी बीमारियां हमारी मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स फैलाते हैं। अब तीसरा तरीका है कम्युनिकेबल डिसीज फैलने का, वो है थ्रू एयर वी ब्रीथ। जो हवा हम सांस लेते हैं उससे भी हमें कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे जर्म्स दैट कॉजेस डिसीजेस लाइक चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, influenza, etc. are present in the discharge of the sick person from his nose and mouth. अगर हमारे साइड में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको चिकन पॉक्स हो और वो छींक मार दे, उसकी छींक से उसके मुंह की जो अंदर की एयर है, थोड़े वाटर पार्टिकल्स है, वो बाहर निकलेंगे। वो वाटर पार्टिकल्स को हम ब्रीथ कर लेंगे, उस एयर को हम सांस ले लेंगे, हमें भी फिर वो बीमारी हो जाएगी। These diseases can spread through sneezing, coughing, when germs pass from one person to another through the air we breathe. Next है हमारा through carriers. Some diseases are spread by healthy carriers of germs. A healthy person may carry germs. अब एक healthy person भी germs carry कर सकता है, किसके? टाइफाइड के, क्लोरेला के, डाइसेंट्री के, etc. in his body. Such a person usually do not suffer from the disease. अब ऐसा इंसान है, मानो आप बिल्कुल फिट हो, पर कभी ना कभी आपको फीवर हो गया, थे तो आप हेल्दी ना, ऐसा तो नहीं था, परमानेंट तो नहीं था फीवर, कुछ दिनों के लिए हुआ था। तो अगर आपको कुछ दिनों के लिए फीवर हुआ है और आप किसी के साथ बैठे हो, कोई आपके पास आके चिपक के बैठ रहा है, तो उसे भी हो जाएगा। अदरवाइज यू आर अ हेल्दी पर्सन, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए आपको फीवर हुआ है। However, people who came in contact with the carrier are in danger of catching the diseases. AIDS is an incurable communicable disease. AIDS एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं बना आज तक, और एक कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे में फैलता है, जो एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़राब कर देता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और ये किस वायरस से होता है? HIV। नेक्स्ट है हमारा थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Diseases like common cold, chicken pox, measles, whooping cough, scarlet fever, etc. spread through direct contact, either through articles or clothing used by the sick person. अगर हमारे घर पे कोई बीमार है, हम उसका टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उसका झूठा पानी पी रहे हैं, किसी को कोल्ड भी है, हम उसका झूठा पानी पी रहे हैं, तो हमें भी वो चीज़ हो सकती है। और लास्ट है हमारा थ्रू डैमेज्ड स्किन। अगर जैसे किसी के हाथ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हमने उसको हाथ लगा दिया, तो हमें भी वो हो सकता है। When our skin gets damaged or cut, it allows germs. And एक और तरीका होता है, जब हमारी स्किन पे कोई कट आ जाए, हमें चोट लग जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर उस पार्ट से जर्म्स अंदर जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। जैसे टेटनस हो गया, ये डैमेज्ड स्किन से ही अंदर जाता है। अब हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेबल डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से बच सकते हैं। Some general measures.
We must check the breeding and spreading of germs to control these diseases. We have to ensure clean surrounding and proper sanitation. हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे आसपास सब कुछ साफ सुथरा हो, कोई गंदगी ना हो. We should keep our houses airy and open to sunlight. हमें अपने हाउसेस को जैसे दिन के टाइम जब धूप आ रही है तो दरवाजे खोल दो कि बाहर की हवा अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके. Both fresh air and sunlight help in destroying germs as they are natural disinfectants. अब जो fresh air होती है और sunlight होती है वो help करती है germs को मारने में. We must ensure a supply of clean and germ-free water. हमें साफ सुथरा प्योर पानी पीना चाहिए. For this there are many ways. Like using water filters, आप लोग RO यूज़ करते होगे, chemicals of boiling water, या फिर अगर आप कुएं से पानी लाए हो कहीं से भी लाए हो तो उसे बॉईल कर लो 10-15 मिनट, तो हीट की वजह से उसके अंदर के जर्म्स मर जाएंगे. नेक्स्ट हमारा आर बेडिंग इन क्लोथ्स मस्ट बी एक्सपोज टू द सन. हम जब कपड़े सुखाते हैं तो पंखे के नीचे ना सुखा के हम उसे जब सनलाइट में सुखाएंगे तो उसके अंदर से भी जर्म्स चले जाएंगे. We must not allow stagnant water to remain around our surrounding. हमें stagnant water मतलब एक जगह भरा हुआ पानी. आप देखते होगे, आप सर्दियों में कूलर में अगर पानी भर दिया और जाके उसे गर्मियों में खोला तो जो पानी भरा रह गया उसके अंदर मच्छर अपना घर बना लेते हैं. तो कभी भी हमें पानी को एक जगह इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पानी इकट्ठा होता है मच्छर उसमें आके अपना घर बना लेते हैं. We should use pasteurized milk. If we use fresh milk, it should be boiled properly. हम जब भी मिल्क लेते हैं हम उसे अच्छे से बॉईल करके ही पीना चाहिए. Our homes must be swept every day and kitchen should be kept especially clean as food is cooked there. हमें अपने घर में रोज झाड़ू पोछा डस्टिंग करनी चाहिए और स्पेशली किचन को तो बिल्कुल साफ रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम खाना बनाते हैं. Measures to be taken to prevent diseases. Articles used by a patient should not be used by others. अगर हम हॉस्पिटल में हमारा कोई नोन एडमिट है, उससे ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्पिटल वालों से वही टॉवल वही चीज़ें ना दे दें जो दूसरा पेशेंट यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसमें उस पेशेंट की भी बीमारियां होंगी. Children with infectious diseases like mumps, measles, chickenpox, typhoid. अगर किसी बच्चे को ये बीमारियां हो जाए तो उन्हें जब तक वो ठीक ना हो जाए स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और बच्चों को भी हो जाएगी और उनको भी और खतरा है. The local authorities should be informed if such a disease is spread on large scale in any area to check it from spreading further. जैसे अब कोरोना है वो फैल रहा है तो हर स्टेट के हर बंदे को पता है, इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है. अगर गवर्नमेंट अपने तक ही रखती है इन्फॉर्मेशन, हमें पता ही ना चलता, हम मेजर्स ना लेते, मास्क ना लगाते, सैनिटाइजर ना यूज़ करते तो सब में ज़्यादा फैलती. अब क्योंकि हम लोग मास्क लगा रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, तो ये कम फैल रहा है. When the patient is fully recovered, the room used by the patient should be disinfected by spraying a disinfectant. अब अगर किसी रूम में पेशेंट है और वो अब ठीक हो गया, बाहर आ गया उस रूम से, उस रूम को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. बेडशीट चेंज करो, वहाँ का सब कुछ चेंज कर दो कि औरों में वो ना फैले जो वहाँ पे उस रूम में जाके रहे. In addition to the general and specific measure given below, we must also build up immunity against diseases. इन सब के अलावा हमको बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिससे कि हमें कोई बीमारी होए ना, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहे. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वैक्सीनेशन. आपको पता ही होगा कोविड-19 की भी वैक्सीन्स आ चुकी हैं, स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, सब जाके लगवा रहे हैं 18 से प्लस एज है जिसकी. तो वैक्सीनेशन इज द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिसीज टू गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली. It is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain diseases like chlorella, typhoid, tetanus, polio, mumps, etc. 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 अब जैसे आप देख रहे होगे जो वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं उनको इंजेक्शन लगता है. एक इंजेक्शन उनके हैंड पे लगता है, बाजू पे, और उस इंजेक्शन के अंदर होती है वैक्सीन, मतलब ऐसी दवाई जो अगर हमें हमारे अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ाई कर सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है. Pulse polio immunization campaign that was established by the Indian government in 1994
to eradicate polio by vaccination has brought out very successful result. जैसे आज हमारा कोरोना वायरस है, पोलियो भी एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए कि लोगों को पोलियो ना हो, गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया था 1994 में कि जो छोटे बच्चे पैदा होंगे उन्हें 3-4 एज तक इंजेक्शन लगेंगे पोलियो की वैक्सीन के, कि उन्हें कभी आगे जाके भी पोलियो ना हो। और आज तक ये चलता आ रहा है। Under it, from time to time, all children under the age of 5 are given oral polio drops against polio virus. पोलियो एक वायरस होता है। आप जब छोटे हो गए 5 ईयर से कम एज के, आपकी जीभ पर हर 6 या 7 मंथ्स बाद लेडीज आती थी, कुछ डॉक्टर्स आते थे, जीभ पर एक क्या डालते थे, ड्रॉप्स डालते थे, थोड़ी सी करवी होती थी, और साथ में सीटी भी देते थे गिफ्ट में कि बच्चे रोए ना, है ना। We must get ourselves vaccinated as a protection against these diseases. These are national program to eradicate communicable diseases. अब हम सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें हमारा फ़ायदा है, पर्सनल फ़ायदा है हमारा, तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है ये वैक्सीनेशन। If we cooperate with the authorities and take care of ourselves and our surrounding, we will not suffer from diseases. अब जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, पर कुछ लोग हैं लगवाने ही नहीं चाह रहे। वो सोच रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है वैक्सीन लगवाने का, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी अपने घर में अपने मम्मा पापा बड़ों से पूछना, जो 18+ से ऊपर एज है जिनकी, कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। नहीं लगवाई तो लगवाओ, बहुत ज़रूरी है, हमारा ही फ़ायदा है इसमें, हम बीमार नहीं होंगे। क्योंकि ये कोरोना वायरस 3-4 साल तक नहीं जाएगा, और लाइफ टाइम तक जैसे पोलियो की ड्रॉप्स हमें पिलाई जाती है, वैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन की भी ड्रॉप्स हमें पिलाई जाएंगी। तो बिल्कुल इग्नोर ना करो, गवर्नमेंट का साथ दो, वैक्सीन लगवाओ। So here our chapter is completed. If you have any doubt, you can write in the chat box, and don't forget to subscribe the channel, like the video, share it. Thank you so much.